हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा कथनी और करनी में यही फ़र्क होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में दोस्तों फैलाया परिवारवाद। बताएंगे कौन कौन शामिल, क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश। कहा फिलहाल उन अफसरों के नाम मुझे याद है जिन्होंने 4 सीटों पर जानबूझ के हमारे प्रत्याशियों को हराया है, हम भूलेंगे नहीं। किनकी रेल लगा दी अखिलेश ने, और क्यों आखिरकार दोस्तों मोदी सरकार की विचारधारा के करीब हुए नीतीश और नायडू। बताएंगे कि क्या अब जनता का अगला वार नीतीश और नायडू पर होगा। जनता अब दोस्तों इन दोनों को सबक सिखाएगी। और कैसे जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार पर बढ़ रही है मुश्किलें। दोस्तों, महाराष्ट्र में खेला होने की तैयारी, बगावत में तमाम बीजेपी महाराष्ट्र के नेता, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा जनता ने इस सरकार को नकार दिया है। जनता ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात करते थे, उन्होंने अपनी पूरी मंत्रिमंडल में परिवारवाद को इतना बढ़ावा दिया है दोस्तों कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कुमार स्वामी दोस्तों, सन ऑफ एच.डी. देवागौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद दोस्तों ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, श्री माधव राव सिंधिया, फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर। किरण सन ऑफ दोस्तों किरण रिजिजू, सन ऑफ श्री ओरिजिन स्पीकर, यानी कि ये स्पीकर रह चुके हैं। राकेश खड़े, उसके बेटे दोस्तों एकनाथ खड़े, महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर। इसी के साथ साथ और बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूंगा। चिराग पासवान के पिताजी दोस्तों विलास पासवान, और बड़े बड़े नाम हैं सारे। ये सब बीजेपी के ही परिवारवाद की देन है। तो राहुल गांधी ने कहा कि यही है मोदी का झूठ, कहनी और कथनी और, यानी कि कहना कुछ और है दोस्तों और करना कुछ और है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव हुए आग बबूला। कहा हमारी सीटें और भी ज़्यादा सीटें जीतते, हम और भी ज़्यादा सीटें जीतते। उन मिनिस्टर के नाम मुझे याद हैं जिन्होंने जानबूझकर सपा के प्रत्याशियों को हराया है। दरअसल दोस्तों 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि उनके जो 4 और व्यक्ति थे उन्हें जानबूझकर हराया गया। यानी कि दोस्तों अखिलेश यादव ने जो आकलन बिठाया था उसमें 4 और आंकड़े थे जिन सीटों पर अफसरों ने जानबूझकर उन लोगों को गिनती में गड़बड़ी कर हरा दिया। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि वो अफसर याद रखें, हमें उनके नाम याद है जिन लोगों ने बेईमानी की है, वो लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जिन भी लोगों ने धांधली की है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज सरकार को एक चीज़ पता चल गई थी कि वो चुनाव हार रही है। नरेंद्र मोदी को पहले से ही पता था दोस्तों कि वो उनका 400 का सपना टूट चुका है और ये सारे के सारे ओपिनियन एग्जिट पोल सब गलत है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों नरेंद्र मोदी चुप रहे क्योंकि गड़बड़ी की आशंका थी और शायद मोदी सरकार को ये उम्मीद थी कि गड़बड़ी से काम बन जाएगा। लेकिन जब जनता दोस्तों एक के बाद एक वोट देती है और वोट धड़ल्ले से देती है तो दोस्तों बेईमानी करना तो बहुत दूर की बात है, इंसान को पता चल जाता है कि कौन क्या करने वाला है। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी 4 सीटों पर अफसरों ने बेईमानी की है और ये बात सच भी है दोस्तों। हमें याद है कि जब तेजस्वी यादव बिहार में लगभग चुनाव जीत ही गए थे, नीतीश कुमार का बंटा ढाल हो गया था, उस वक्त दोस्तों बीजेपी ने फ़ोन लगवा कर बेईमानियां करवाई थी और कई पोस्टल बैलेट पेपर को भी जो है इनलीगल ठहरा दिया गया था। तो ये चीज़ें सबके सामने आती रहती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि नीतीश कुमार के वक्त जो हुआ था वही अखिलेश यादव के साथ भी 3-4 सीटों पर किया गया है, वरना इंडिया का आंकड़ा और भी आगे होता। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया है दोस्तों विपक्ष ने मोर्चा। बोले फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी विचारधारा बीजेपी वाली है। दरअसल दोस्तों आप समझिए पूरे देश ने जिस सरकार को नकार दिया और कह दिया कि भैया ये ऐसा पीएम हमें नहीं चाहिए जो देश में नफरत फैलाता हो, धर्म के आधार पर लोगों को जज करता हो, हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटता हो, ऐसे प्रधानमंत्री से दोस्तों ऊपर वाला ही बचाए, सबसे बड़ी बात। लेकिन दोस्तों आप समझिए जो चंद्रबाबू नायडू खुलेआम ये कहते हैं कि मैं तो मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा,
और दोस्तों खुलेआम दूंगा, जबकि बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि हम मुस्लिम आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी हाल में मुस्लिम आरक्षण को पास नहीं होने देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलने देंगे। लेकिन दोस्तों उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के पैरों में गिर पड़े हैं नरेंद्र मोदी, और उसी आप समझिए उन्हीं विचारधारा की धज्जियां उड़ गई हैं जो नरेंद्र मोदी साथ में लेकर चल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपने अपने जो उसूल बना है, जो रूल्स बना है, उन्हीं को ब्रेक कर दिया, उन्हीं को ब्रेक कर कर तोड़ दिया। और ये दोस्तों मुझे साफ दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि अब की बार मुझे और चांस चाहिए, अभी मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया, मेरी इच्छा है और भी करूं। तो दोस्तों आप समझिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है मैं और भी कुछ करूं। तो मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं दोस्तों, लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप देख लीजिएगा, अभी तो 5 साल फिर से बन गए ये, इनका लालच इतना बड़ा है। अगर हालांकि ये सरकार 5 साल चलेगी या 2 दिन चलेगी इसका कोई जवाब नहीं है, कितने दिन चलने वाली है। लेकिन मान लीजिए 5 साल भी अगर ये सरकार चल जाए दोस्तों, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का मन नहीं भरेगा। फिर भी नरेंद्र मोदी कहेंगे अभी मुझे फिर बनना है प्रधानमंत्री, अभी तो मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया। मतलब कुर्सी का लालच एक इंसान के दिमाग पर ऐसे चढ़ा है दोस्तों कि वो इस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है किसी भी हाल में। इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि हम हमेशा कुर्सी पर डटे रहें और हमेशा बीजेपी की सरकार बनी रहे, ताकि हमारे घोटाले ना खुलें, हम जनता को ऐसे ही लूटते रहें और जनता को धोखा देते रहें। मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, ये सरकार कितने दिन चलेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने भी दिन चलेगी उतने दिनों में दोस्तों आप देख लेना सारी की सारी जितनी भी ख़राब चीज़ें वो होने वाली हैं। नरेंद्र मोदी की वही तानाशाही, वही चीज़ और वही रवैया हमें देखने को मिलेगा। इस बात में ज़रा भी संकोच मत कीजिएगा कि हार के बाद ये लोग सुधर जाएंगे। इनको पता है दोस्तों कि ये लोग हार के बाद भी नहीं सुधरेंगे। इनका हिंदुनिज़्म जब हार हो गई तो फिर वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने लगे, फिर से वही बातें करने लगे, अपनी बकवास जो बातें लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। दरअसल केरल में राहुल गांधी की ज़ोरदार यात्रा दोस्तों, जीत के बाद राहुल गांधी पहुंचे केरल। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को केरल में बहुत लोग सपोर्ट करते। अब की बार बीजेपी का मुश्किल से केरल में 1 सीट से खाता खुल गया, लेकिन दोस्तों केरल के लोग इतने शातिर और इतने समझदार हैं कि वो कभी भी बीजेपी को वोट देते ही नहीं है। लेकिन अब की बार एक फिल्म स्टार को खड़ा करा था तो 1 सीट जीत गए। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने झड़ी लगा दी सीटों की और केरल की तमाम सीटें कांग्रेस के अंडर आ गई। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी केरल में धन्यवाद करने पहुंचे। राहुल गांधी ने केरल के लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये एक कदम था आप सबका देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बचाने का। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी कभी भी ख़राब नज़रें इस देश के संविधान पर उठेंगी या इस देश के संविधान को जो लोग मिटाने के लिए आगे आएंगे उन लोगों को हमारा सबक ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि देश का संविधान आज भी वही है, कल भी वही था और हमेशा वही रहने वाला है। नरेंद्र मोदी देश के संविधान को बदल नहीं सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है दोस्तों कि वो इतना मेजॉरिटी जुटा लें कि वो देश का संविधान बदल दें। हाँ, अगर 400 सीटें सच में जिता देती दोस्तों ये जनता तो ये देश का संविधान बदल देते। क्योंकि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन 70% लोग आपके साथ हुए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता देश के संविधान में कुछ तो आप उसको बदल सकते हो। लेकिन दोस्तों बीजेपी की विचारधारा क्या है? संघ की। बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, और दोस्तों उसी हिंदुत्व ने बीजेपी को औंधे मुँह पटक दिया। क्योंकि इस देश की जनता अच्छे से जानती है दोस्तों कि हिंदुत्व से पेट नहीं भरने वाला, हिंदुत्व से हमारे बच्चे दोस्तों पढ़ लिखने वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों धर्म अपनी जगह होता है, काम अपनी जगह होता है, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी को इसलिए ही वोट देते हैं दोस्तों कि मोदी जी हिंदुत्व का बड़ा डंका पीटते हैं और इसलिए दोस्तों हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। वो लोग हिंदुत्व की वजह से ही नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। लेकिन मैं लिख कर दे दूँ दोस्तों, आज जो संख्या है, कल मैंने देखा दोस्तों कि एनआई के पत्रकार बिलबुला उठे। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे और वो क्या वीडियो ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि सरकार की नीतियाँ क्या है और सरकार क्या काम कर रही है। इससे कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए और जनता देख रही है कि आपकी विचारधारा कहाँ जा रही है। नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी करें, देश की जनता उन्हें माफ़ नहीं करने वाली।
आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत बोले महाराष्ट्र में बीजेपी को किसी और ने नहीं बल्कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने हराया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जिनको अपना दो खिलाड़ी समझ रहे थे, उन्होंने ही बीजेपी की नैया को डुबो दिया है। क्योंकि दोस्तों दल बदलुओं को तो वैसे भी जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जनता सोचती है आज हमने इनको इधर वोट दिया, ये हम बीजेपी की तरफ आ गए, कल को कोई और वोट देगा, इनको पैसा देगा तो ये यहाँ से भी खिसक के कहीं और चले जाएंगे। दोस्तों जो लोग अपना ईमान बेच देते हैं, जो लोग जो है यहाँ पर अपना ईमान बेचकर सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, या फिर सरकारें जिस तरीके की चल रही हैं उससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बोलबाला जो था वो अब उसकी पोल खुल चुकी है और देश की जनता ने बता दिया है दोस्तों कि ये सरकार किसी काम की नहीं है। इस देश की जनता को आप कम मत समझिएगा दोस्तों, इस देश की जनता अच्छे से जानती है कब किसको आईना दिखाना और किसको नहीं दिखाना है। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो तमाम वादे हैं, वो लगातार आगे चलकर बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ अब देश की जनता ने आवाज़ उठाई है और मैं चाहता हूँ ये आवाज़ आप तब तक उठा कर रखिए जब तक कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री बहुत ही आप समझिए नसीब से मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी देश की विचारधारा को समझते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, होने वाले हैं बहुत जल्दी उपचुनाव, लेकिन चुनाव आयोग की मंशा कुछ और। दरअसल दोस्तों 13 सीटों के ऊपर बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाला है। इसमें विधानसभा की सीटें भी हैं और लोकसभा की सीटें भी हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी को जिताने के लिए एक मंशा चुनाव आयोग की दिखाई दे रही है, वो ये कि बीजेपी का जो बहुमत का आंकड़ा है वो बढ़ जाए। आपको बताते चले कांग्रेस का आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा हो चुका है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए चुनाव आयोग पूरी चालें चलने में बिजी है। चुनाव आयोग सिर्फ एक चीज़ सोच रहा है दोस्तों, वो ये है कि वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर इस आंकड़े को बचा कर रखे, यानी कि ये जो अब से जो चुनाव होंगे उपचुनाव, ये सीटें किसी भी तरीके से बीजेपी के पाले में चली जाएं। क्योंकि दोस्तों इस बार बीजेपी की बहुत करारी हार हुई है, बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाई बीजेपी, 240 पर सिमट कर रह गई। यही कारण है जो जब बहुमत ही नहीं छू पाई दोस्तों तो देश की जनता भला क्यों वोट देने लगी। लेकिन चुनाव आयोग चालबाजियाँ कर रहा है और दोस्तों जल्दी वो चुनाव कराने की फिराक में, ताकि बीजेपी को बहुमत मिले और बीजेपी को दोस्तों फ़ायदा हो, इसीलिए। लेकिन लिख कर ले लीजिए, अब की बार बीजेपी की मंशाएँ फेल होने वाली हैं। जहाँ पर भी चुनाव होगा दोस्तों, जहाँ पर भी चुनाव कराए जाएंगे उपचुनाव, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जान इस चुनाव में भी लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब मेन चुनाव आते तभी सब लोग जागरूक होकर एकदम एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अगर उपचुनाव भी होता है तो सबको एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना चाहिए। और दोस्तों इन सीटों को जीतना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि नरेंद्र मोदी का जो आंकड़ा है वो बढ़े ना, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल नीतीश, नायडू और मोदी में बगावत तय है और जिस दिन ये बगावत हो गई दोस्तों उस दिन से गेम बदलना शुरू हो जाएगा। लिख कर ले लीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार का दिमाग फिरकी है। अगर उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि मेरा अपमान कर रही है बीजेपी, तो दोस्तों नीतीश कुमार उसी दिन पलटी मार देंगे। अब वो पलटी मारेंगे या नहीं, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की जो विचारधारा है वो बहुत अलग विचारधारा है और जो नीतीश कुमार की है वो अलग विचारधारा है। लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी। अब आगे जनता की मर्ज़ी, जनता क्या चाहती है और किस तरीके से निपटेगी वो। मैं तो कहता हूँ अब राहुल गांधी को नीतीश कुमार और नायडू के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है राहुल ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो बर्बाद हो गए दोस्तों। केसीआर बीजेपी की बी टीम बताकर राहुल गांधी ने केसीआर का सुपड़ा ही साफ़ कर दिया, तेलंगाना में अपनी सरकार बना ली। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो यहाँ पर ईश्वरप्पा को जमकर लपेटा और दोस्तों ईश्वरप्पा समेत सत्ता भी बीजेपी के हाथ से चली गई। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको राहुल गांधी ने पानी पिला दिया। हालांकि स्मृति ईरानी का कभी राहुल ने नाम नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी सोचते थे कि मेरा डायरेक्ट मुकाबला तो मोदी से, मैं भला इन लोगों के मुँह क्यों लगूँ। ये जो सांसद हैं ये तो आज हैं दोस्तों, आप समझिए कल चले जाएंगे और वही हुआ। अब थोड़ी ना बीजेपी ने दोबारा सत्ता में जगह देने वाली है, लेकिन राहुल गांधी तो हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
उनकी है दोस्तों, राहुल गांधी की, जिसको वो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो राहुल गांधी को तो कभी कोई नहीं निकाल सकता, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे दोस्तों सत्ता से, पर राहुल गांधी हमेशा जब तक जिंदा है कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि पार्टी उनकी है। तो ये सारे नेता जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो दोस्तों ताने मारते हैं कांग्रेस को, कभी कभार जब भी मारते हैं, वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि अरे हम तो बीजेपी के नौकर हैं एक तरीके से। इन्होंने हमें सांसद बनाया, और कब तक बनाया ये किसी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री कब तक हो आप किसी को नहीं पता, एक ना एक दिन आप उधर से चले ही जाते हो। लेकिन कांग्रेस का ऐसा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, कि वो तो पार्टी ही उनकी है, वो हमेशा जनता से जुड़े रहेंगे और पार्टी में भी रहने वाले हैं। तो कम से कम नरेंद्र मोदी भी ये चीज़ समझते। और दोस्तों उन्होंने जो तमाम चीज़ें की वहाँ पर, ये नहीं करना चाहिए थी। छोटी बात होती है तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ इस तरीके का बड़ा हो जाए तो जनता को भी बुरा लगता है। और इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि फ़िलहाल जनता अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करे। फ़िलहाल दोस्तों अब ये चीज़ आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। आपको बताते चलिए दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बोले देश की जनता ने पीएम को कब का नकार दिया है, अब वो पीएम बने या कुछ भी बने, जनता ने तो उनको नकार दिया। दरअसल ओवैसी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम बन भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि वो नीतीश और नायडू के बल पर बने हैं, जबकि जनता ने तो उनको कब का आईना दिखा दिया है। और दोस्तों आप समझिए, जनता जब आईना दिखाने पर आती है तो ऐसा वैसा आईना नहीं दिखाती है, बड़े ही अच्छे से दिखाती है। और एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि मोदी सरकार की नाकामी पर जो जनता ने रिएक्शन दिया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आखिरकार जिन लोगों को लगता था कि अब हमने उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में कर लिया, जो आता था वो यही कहता था। योगी कहते थे कि गर्मी चल रही है लेकिन मैं इनकी गर्मी निकाल दूंगा, इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। कहते हैं ना भाई, बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर बड़ा बोल बोलो तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जब मुँह की खानी पड़ती है तो वही जनता दोस्तों उठाकर बाहर फेंक देती है। यही नहीं, योगी और नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय से प्लान बना रहे थे उत्तर प्रदेश में ये होगा, अब तो बस हिंदुत्व का डंका है, लोग हमें ही वोट देंगे, राम मंदिर बनवा दिया। लेकिन भैया इन्हें कौन बताए कि मंदिर का मुद्दा एक बार तक चला सकते हो दोस्तों, 2 बार तक चला सकते हो, बार बार लोग आपको बेवकूफ़ तो हैं नहीं जो मंदिर के मुद्दे पर वोट देने लगेंगे। और उत्तर प्रदेश में इनकी असली औकात जनता ने बता दी है कि तुम्हारा हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए, हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। हम सब लोग एक हैं दोस्तों, इंडिया में रहने वाले, और एक रहेंगे चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह बोले आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, नीतीश और नायडू को भूले से भी बीजेपी का स्पीकर मत बनवा देना, वरना मार्शल से उठाकर बाहर फेंकवा देंगे ये लोग तुम्हें भी। दरअसल दोस्तों बार बार संजय सिंह का चेताना है कि वो लोग लोकसभा खास कर जब बात दोस्तों वहाँ की आती है सदन की, तो हमने देखा है जब विपक्ष अपने असली मुद्दे उठाता है तो बीजेपी ने उठवाकर बाहर फेंकवा देती है। और पिछली बार तो दोस्तों रिकॉर्ड बनाया था नरेंद्र मोदी ने, एक साथ 141 सांसदों को सस्पेंड करा दिया था। ये आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। और आप समझ सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा तानाशाह है कि उसने खुलेआम ये किया था दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि सरकार के काम और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ ही जनता है और वो हमेशा रहेगी। लेकिन इस सरकार ने दोस्तों देश को क्या दिया है वो सब देखना है। इसलिए बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि फ़िलहाल इस सरकार से बचकर रहिए दोस्तों, क्योंकि सरकार किसी काम की नहीं है। बस आपने जो विज़न ले लिया है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश के भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पीड़ा उठाया है अभी ये अंत तक नहीं पहुंचा है दोस्तों। अभी सिर्फ हमारी एक जीत हुई है। हमारी जीत निश्चित सुनिश्चित तब होगी जब इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इस आग को बुझने मत दीजिएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि बीजेपी देश के ख़िलाफ़ है और दोस्तों राहुल गांधी देश के साथ है, क्योंकि विचारधारा से पता चल जाता है। जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं दोस्तों, घुसपैठियों की बात करते हैं, वो लोग कभी भी देश के साथ नहीं हो सकते हैं। और जो लोग सच में दोस्तों गांधीवादी हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार को साथ लेकर चलने की बात करते हैं दोस्तों, वही देश को संभाल सकते हैं। तो आने वाले समय का जाहिर सी बात है राहुल